दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश। आज हम वो टॉपिक लेके चल रहे हैं जिसमें बहुत आसान तरीके से हम इंग्लिश में बात कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं, एक परिवार होता है, उस परिवार में 3 सदस्य होते हैं मुख्य रूप से। इन 3 सदस्यों से ही एक परिवार बनता है, जिसमें है पति, पत्नी और बच्चे। क्लियर बात है? एक परिवार 3 लोगों से बनता है, पति, पत्नी और बच्चे, जिसमें पति अर्थात हमारे पापा, पत्नी हमारी मम्मा और बच्चे अपने लोग। इन 3 परिवारों से एक व्यक्तियों से एक परिवार है। पति, जिसको हम इंग्लिश में यहां पे सब्जेक्ट कहेंगे, पत्नी को वर्ब कहेंगे और बच्चों को ऑब्जेक्ट कहेंगे। अब आप ये क्वेश्चन मत कर देना कि सर पति को तो हस्बैंड कहते हैं। नहीं, इस टॉपिक के अंदर इंग्लिश सीखने के लिए पति को हम सब्जेक्ट कहेंगे। तो एक परिवार कौन से 3 सदस्यों से बनता है? 3 सदस्य होते हैं, पति, पत्नी और बच्चे, यानी सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। जिसके अंदर भी ये जो पत्नी है अर्थात आपकी मम्मा, इसका इस परिवार में सबसे ज्यादा महत्व रहता है, क्योंकि हर परिवार एक घर की औरत की वजह से ही ऊंचा उठता है। तो इस परिवार के अंदर सबसे पहले हम पत्नी का ही महत्व देखेंगे। एक वाक्य देता हूं मैं आपको रोज एक पत्र लिखता हूं। वाक्य आ गया है, मैं आपको रोज एक पत्र लिखता हूं। ये भी एक परिवार है। इसके अंदर सबसे पहले हम इस वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले वर्ब देखेंगे, क्योंकि परिवार के अंदर है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस पत्नी का ही होता है। अब आप कहोगे सर इसके अंदर वर्ब कहां है, कहां से ढूंढे, इसमें वर्ब कौन सी है? तो अपन देखते हैं वर्ब पत्नी। अब एक परिवार के अंदर पत्नी का नंबर कहां आता है? आपके मान लो आपके पापा आपके लिए कोई मिठाई लेके आते हैं, लाके रख दिए परिवार में, तो पत्नी यानी आपकी मम्मा सबसे पहले वो मिठाई आपको देगी, आपके दादाजी को, आपकी दादी जी को, आपके अंकल को, सबको देने के बाद में सबसे बाद में उस मिठाई को खाने का नंबर किसका आता है? आपकी मम्मा का। सबसे लास्ट में आपकी मम्मा खाएगी। हर कोई भी कपड़े लेके आए आपके पापा, लाके रख दिए, लाओ कपड़े ला दूं मैं तुम्हारे को, तो आपकी मम्मा कहेगी नहीं पहले बच्चों को ला दो, आपके मम्मी पापा को ला दो। सबसे बाद में नंबर है जो पत्नी का आता है। तो इस वाक्य में देखिए कि सबसे आखिरी में नंबर किसका आ रहा है? वो ही वर्ब है। मैं आपको रोज एक पत्र लिखता हूं, किसका आया आखिरी में नंबर? लिखता हूं, यही वर्ब है, ये पत्नी है। दूसरा वर्ब को एक तरीके से और पहचानते हैं। घर के अंदर जब आप उठते हैं, हम उठते हैं, तो जब सुबह उठते हैं उस समय ये पत्नी यानी आपकी मम्मा उस समय काम करती रहती होगी, और जब अपन सोते हैं तब भी ये काम करती रहती है। यानी जो कार्य करता है उसको वर्ब कहते हैं। यहां पे कार्य क्या हो रहा है? लिखने का, लिखता। तो कहने का मतलब
वर्ब को ढूंढने के लिए वाक्य का आखिरी शब्द ही वर्ब होता है। दूसरा, जो कार्य करता है, क्योंकि आपकी मम्मा हर काम करती रहती है, जो कार्य करता है उसको वर्ब कहते हैं। चलो सर, वर्ब ढूंढ लिया हम, वर्ब मिल गई हमारे। अब नंबर आया सब्जेक्ट का। पहले हमेशा ध्यान रखना, सबसे पहले वर्ब ढूंढेंगे, अगर वर्ब मिल जाती है तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट मिल जाएंगे। दूसरा नंबर आया सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट को ढूंढने के लिए, इस सब्जेक्ट को ढूंढने के लिए वर्ब के ऊपर कौन या किसने, अक्सर ज्यादातर कौन लगा देते हैं। अगर हम वर्ब के ऊपर कौन लगा देंगे, सब्जेक्ट हमें मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कैसे, कौन लिखता है, इससे हमारे को जवाब क्या मिला। मैं आपको रोज एक पत्र लिखता हूं, कौन लिखता है, इसका जवाब मिला मैं। यही सब्जेक्ट। जब भी आपको सब्जेक्ट ढूंढना हो, वर्ब के ऊपर कौन को बिठा दो, वर्ब के ऊपर कौन या किसने लगाते ही जो हमें जवाब मिलता है वो ही सब्जेक्ट होता है। लिखता हूं, कौन लिखता हूं, मैं, ये सब्जेक्ट हो गया। चलो सर, सब्जेक्ट भी मिल गया और वर्ब भी मिल गया। अब तीसरा नंबर आया ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट दो होते हैं, सीधी सी बात है। ऑब्जेक्ट यानी बच्चे, अर्थात आप लोग। अब बच्चे दो होते हैं, एक बेटा और दूसरी बेटी। दो ऑब्जेक्ट, बेटा और बेटी। अब आप सर इनको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। वर्ब हमें मिल गई, वाक्य के लास्ट में जो शब्द रहता है वो वर्ब होती है, वर्ब हमें मिल गई। सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए यानी पति को ढूंढने के लिए हम वर्ब के ऊपर कौन बिठा देंगे, सब्जेक्ट मिल गया। लेकिन ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे। ऑब्जेक्ट दो होते हैं बेटा, बेटा और बेटी। बेटे को यहां पे सन नहीं कहेंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बेटे को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे और बेटी को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब ऑब्जेक्ट दो होते हैं, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब आप कहो सर इनको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को कैसे आइडेंटिफाई करें और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को कैसे आइडेंटिफाई करें। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए किसे लगा दो और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या लगा। फॉर एग्जाम्पल लिखता हूं, अर्थात सबसे पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए हम किसे लगाएं, किसे, किसे लिखता हूं, आपको। ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। आई से इनडायरेक्ट और ओ से ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। और उसके बाद में आया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए क्या लगाएंगे, क्या। क्या लिखता हूं, एक पत्र, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बस अगर आपके ये तीन चीजें पहचानने में आ गई, समझ में आ गई, तो समझ लेना आपकी इंग्लिश बन चुकी है। तो फिर से एक बार बता देता हूं, अंग्रेजी बनाने के लिए तीन व्यक्ति काम आएंगे, पति, पत्नी और बच्चे। अर्थात पति मीन्स सब्जेक्ट, पत्नी मीन्स वर्ब और बच्चे मीन्स ऑब्जेक्ट, जिसमें बच्चे दो होते हैं। जनरली बात है, एक बेटा और एक बेटी। बेटा
मीन्स इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, बेटी मीन्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब आपको सर इनको आइडेंटिफाई अगर कर ले तो उसके बाद में इंग्लिश कैसे बनाएंगे? बन गई इंग्लिश। तो सबसे पहले कौन था? पति। तो इसके अंदर पति देखो कौन है? मैं, अर्थात आई, सब्जेक्ट हो गया। दूसरा नंबर आया पत्नी का, पत्नी मीन्स वर्ब, लिखता हूं, लिखने की इंग्लिश लिख दो। लेकिन बेटा ये वर्ब है, ये तीन होती है, ये तीन बहनें हैं, लिखना, अर्थात एक बहन का नाम है राइट, दूसरी बहन का नाम है रोट, और तीसरी बहन का नाम है रिटन। ये जो वर्ब होती है ये तीन होती है, राइट, रोट और रिटन, तीन रूप होते हैं इसके। तो चलो सब्जेक्ट आया, आई, पति, आई, क्लियर। फिर वर्ब, वर्ब उन्हें लिखता हूं, लिखना, राइट। पत्नी के बाद में किसका नंबर है? बच्चों का, अर्थात पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, किसे लिखता हूं? पहला बेटा, ऑब्जेक्ट आपको, आपको मीन्स यू, और दूसरा हुआ क्या, क्या लिखता हूं? एक पत्र, लेटर। और अब क्या बच गया? सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गई, ऑब्जेक्ट हो गया। अब बचा लो इंग्लिश बन गई आपकी, आई राइट यू है लेटर डेट। इस तरह से हम इंग्लिश बना लेंगे। जब भी आपको इंग्लिश बनानी हो सबसे पहले सब्जेक्ट लगा दो, उस वाक्य में सब्जेक्ट ढूंढो, फिर वर्ब जो लास्ट में रहती है, फिर ऑब्जेक्ट। हमेशा वर्ब से पहले सब्जेक्ट और वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट रहता है। लेकिन आप नेक्स्ट क्वेश्चन एक और मेरे से कर सकते हो, सर ये कौन सी टेंस का वाक्य है? मैं रोज एक पत्र लिखता हूं, ताहूं, ता। अरे ये तो हमें टेंस का भी बोध करा दिया। यानी वाक्य के अंत में ता है, ते है, ती है आने पर वो प्रेजेंट इंडेफिनेट का होता है, जो कि हमने इससे पहले वाले टॉपिक के अंदर देखा था, काइंड्स ऑफ टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनेट, जिसकी पहचान होती है वाक्य के अंत में ता है, ते है, ती है। ये ता है रहा, यानी ये वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनेट का है, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगता है। इस तरह से ये हो गया। लेकिन आप नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे से और करो, अगर अगर यहां पे लिखता हूं की जगह ये आ जाता, मैंने कल आपको एक पत्र लिखा, मैंने कल आपको एक पत्र लिखा। अगर इस तरह से आ जाए तो इसको है ट्रांसलेट कैसे करेंगे? इसमें तो सर लिखा आ रहा है, अगर ता है, ते है, ती है आ जाता है वाक्य के लास्ट में, अगर वाक्य के लास्ट में ता है, ते है, ती है आ जाता है तो इसका फॉर्मूला ये रहा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। लेकिन लिखा आ ए ई अगर आ जाए, यानी कभी भी कोई बीते हुए समय की अगर आपको बात बताए, कल मैंने एक सांप देखा, कब? बीते हुए समय में। अगर बीते हुए समय की बात आ जाए तो कुछ चेंज नहीं करना है, आपको वी फर्स्ट न लगा करके और वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देंगे। फॉर एग्जांपल देखते हैं अपन, एग्जांपल वो ही फॉर्मूला, पति, पत्नी और बच्चे, मीन्स सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। इसके अंदर देखिए सब्जेक्ट क्या है,
मैंने आपको बताया था सबसे पहले हम वर्ब देखेंगे। तो वर्ब मैं भूल गया, आप बताओ। वर्ब यानी आपकी मम्मा जिसका लास्ट में नंबर आता है, लिखा। काम करने को वर्ब कहते हैं, लिखा ये वर्ब है। और अपने को फाइंड क्या करना था, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट को ढूंढने के लिए, सब्जेक्ट को ढूंढने के लिए वर्ब के ऊपर क्या लिखाते हैं, कौन या किसने। कौन लिखा या किसने लिखा। मैंने कल आपको पत्र लिखा, पत्र लिखा। किसने लिखा, मैंने। ये रहा। जब भी आप वर्ब के ऊपर कौन या किसने लगाओगे तो आपको झट से सब्जेक्ट मिल जाएगा। सब्जेक्ट ये रहा। ये आ गए पतिदेव, ये पत्नी आ गई। और तीसरा नंबर किसका है, पति, पत्नी और बच्चे। तो तीसरा नंबर बच्चों का। बच्चों को आइडेंटिफाई करने के लिए वर्ब के ऊपर क्या लगाएंगे, बच्चे दो होते हैं, एक बेटा और एक बेटी। पहले बेटे को देखते हैं, यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसे लिखा, किसे लिखा, आपको। ये रहा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और दूसरा भी देखते हैं। एक हमेशा ध्यान रखना, कई बार इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आता है। कई बार डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आता है। क्योंकि जरूरी थोड़ी है, किसी के बेटा होता है, बेटी नहीं होती है। किसी के बेटी होती है, बेटा नहीं होता है। किसी के बेटी और बेटे दोनों होते हैं। तो ऐसा ही इसमें देखेंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसे लिखा, आपको। क्या लिखा, एक पत्र। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया। नीचे जो बचा उसको लिखते हैं। चलो अब आप तुरंत इसको एक्सप्लेन करते जाओ। पति, मैंने, आई, पत्नी, वर्ब, लिखा। लेकिन आ ए ई आने पर बीते हुए समय के बारे में बताने के लिए ये वी फर्स्ट नाम की औरत नहीं आएगी, उसके लिए V2 आती है, रोट। लिखा, पत्नी हो गई, बच्चे। किसे लिखा, आपको। यू, क्या लिखा, एक पत्र, ए लेटर। और अब क्या बच गया, कल, यानी यस्टरडे। यस, ये आपकी इंग्लिश बन गई। कभी भी अगर आपको पास्ट की बात बतानी हो, बीते हुए समय की बात बतानी हो, तो उसके लिए हम हैं जो वी फर्स्ट ने लगा करके वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा। अब नेक्स्ट टॉपिक इसी में से एक निकालते हैं। कई बार इंग्लिश के सेंटेंस लिखे रहते हैं, उनको अपन कहें सर इनको हाउ टू ट्रांसलेट इट इनटू हिंदी। इनको हिंदी में कैसे बोले। हिंदी भी बोलना बहुत आसान है। कई बार इंग्लिश न्यूज़पेपर वगैरह रहते हैं, उनकी इंग्लिश से हिंदी नहीं बढ़ा पाते हैं। इस तरीके से हम हिंदी भी बढ़ा देंगे। कभी भी ध्यान रखना, जब भी हिंदी बढ़ाओ तो उसके लिए सबसे पहले सब्जेक्ट को देखो। आई मीन्स मैंने, रोट वर्ब की सेकंड फॉर्म है। जब भी वर्ब की सेकंड फॉर्म आए तो इस वी फर्स्ट आने पर ताहे लगाया करो। राइट, लिखता है। ईट मीन्स खाता है, इस तरह से लगाएंगे। लेकिन अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म कभी भी आ जाए तो उसका लिखना का लिखा या लिखी बन जाएगा। अगर स्त्री लिख रही है तो लिखी और पुरुष लिख रहा है तो लिखा। ऐसे ही ईट खाता है, अगर सेकंड फॉर्म आ जाए
तो खाया या खाई बन जाएगा। अर्थात पुरुष खाता है तो खाया और स्त्री खाती है तो खाई। तो यहां पे भी रोट मीन्स लिखता है नहीं, लिखा। यू यानी आपको, ए लेटर माने एक पत्र, और यस्टरडे मीन्स कल। बन गई इंग्लिश। तो सबसे पहले सब्जेक्ट को बोलो, मैंने, और उल्टा चल पड़ो, कल। इसके बाद में पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोल दो अगर उसमें है तो, वरना एकदम उल्टा चल पड़ो। मैंने कल, पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, आपको एक पत्र लिखा। मैंने कल आपको एक पत्र लिखा, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म आने पर उसका आ ए में बदल जाता है। और अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है तो फिर लिखा, खाया, इस तरह से नहीं, इस वर्ग में ता है या ती है जोड़ेंगे। अर्थात राइट भी फर्स्ट है तो लिखता है या लिखती है हो जाएगा। आई मीन्स मैं, राइट मीन्स लिखता हूं, यू माने आपको, ए लेटर माने पत्र, डेली माने रोज। मैं रोज आपको एक पत्र लिखता हूं। इस तरह से है हम इनको ट्रांसलेट कर सकते हैं। अगर ता है आता है तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में बी फर्स्ट लगा दो। अगर आ ए ई आ जाता है, बीते हुए समय की बात आ जाती है, तो रोट लगा देंगे। लेकिन इसको ये तो देखें, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, सर ये है कौन से टेंस का? मैंने कल आपको एक पत्र लिखा। पिछले टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि कोई भी बीता हुआ समय होता है उसको पास्ट कहते हैं। लिखा, लिखा, आ की आवाज आ रही है यानी पास्ट इंडेफिनिट। ये तो पास्ट इंडेफिनिट हो गया, क्योंकि अगर वाक्य के अंत में ता था, ते थे, तिथि या आ ए ई आ जाता है तो पास्ट इंडेफिनिट होता है। और पास्ट इंडेफिनिट में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन एक और बच गया। आप हैं जो ये और कह सकते हो, सर इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी? सर अगर वाक्य के अंत में ता है आ जाता है तो हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में वी फर्स्ट लगा देंगे। अगर आ ए ई आ जाता है तो वी टू लगा देंगे। लेकिन अगर इस तरह से आया, वह कल फुटबॉल खेलेगा, अगर गागेगी आ गया तो कैसे बनाएंगे? वो ही टॉपिक। सबसे पहले पति यानी सब्जेक्ट, वर्ब को ढूंढेंगे पहले, खेलेगा। सब्जेक्ट ढूंढने के लिए क्या लगाएंगे? कौन, कौन खेलेगा? वह, ही। अगर पुरुष खेलता है तो ही, और स्त्री हो तो सी। पतिदेव कंप्लीट। फिर पत्नी का नाम खेलेगा, खेलेगा। अगर खेलेगा आ जाए तो वर्ब से पहले शैल या विल लगा देंगे, यानी शैल विल प्लस वी फर्स्ट लगेंगे। जैसे लिखेगा, शैल राइट या विल राइट। अगर आई और बी होता है सब्जेक्ट के स्थान पर, अगर सब्जेक्ट के स्थान पर आई या बी होता है तो शैल राइट लगा दो। और इसके अलावा अगर कुछ होता है जैसे ही, सी, इट या यू, दे, ये होता है तो विल लगा देते हैं। देखते हैं सब्जेक्ट के स्थान पर कौन है? ही। तो ही मतलब
will write, he will write। ये लो सब वर्ब हो गई। खेलेगा वर्ब हो गई खेलेगा, will write वर्ब के बाद में वो ही बच्चे, ऑब्जेक्ट किसे खेलेगा नहीं है, इसका मतलब दिस सेंटेंस हैज नो एनीवन, ऑब्जेक्ट इस वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट देखेंगे, क्या खेलेगा फुटबॉल। इस वाक्य में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट लगा दिया हमने फुटबॉल, और फिर बच गया कल कहने का मतलब बेटा, अगर वाक्य के अंत में ता है आ जाता है तो वी फर्स्ट लगा दिया करो, अगर ता था ते थे ती थी या आ ए ई आ जाता है तो V2 लगा दो, लेकिन अगर गा गे गी आ जाता है तो इस वर्ब के साथ पहले शैल या विल लगा देंगे। इस तरह से हम इन तीनों चीजों को क्लियर कर सकते हैं। ये आपके 3 तरह के सेंटेंस और 3 टेंस क्लियर हो गए हैं। ता है आने पर प्रेजेंट इंडेफिनेट होता है, जिसका फॉर्मूला वी फर्स्ट प्लस एस होता है। पास्ट इंडेफिनेट यानी ता था ते थे ती थी या आ ए ई आने पर पास्ट इंडेफिनेट होता है, जिसके अंदर हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, और वाक्य के अंत में गा गे गी आने पर वो फ्यूचर इंडेफिनेट होता है, जिसके लिए हम शैल विल और वी फर्स्ट का प्रयोग करते हैं। मैं आशा करता हूं कि इस तरीके से आपको बहुत इजी वे से इंग्लिश सीखने